इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं लास्ट थ्योरी जो इवोल्यूशन का है। और वो हमारा लास्ट थ्योरी क्या है? वो है नियो डार्विनिज्म, या इसको कह सकते हैं मॉडर्न थ्योरी, है ना, या फिर इसको कह सकते हैं सिंथेटिक थ्योरी। क्लियर? तो ये सबसे लास्ट और मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि इस थ्योरी में हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, क्या समझने की कोशिश करेंगे। इस थ्योरी में हम एग्जैक्ट ये समझने की कोशिश करेंगे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, आखिर इतने डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन होने के पीछे मेन रीजन क्या है, मेन वजह क्या है, आखिर किस वजह से इवोल्यूशन कॉज हुआ है, वो चीजें हम इस थ्योरी में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इवोल्यूशन के लिए दो ही इंपॉर्टेंट चीजें जरूरी है। फर्स्ट जो है यहाँ पे वो क्या है, जीन वेरिएबिलिटी। ठीक है, पहला जो इवोल्यूशन का मुख्य कारण है वो कारण क्या है, जीन वेरिएबिलिटी। ठीक है, और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अब दोनों के बारे में हम समझते हैं। जीन वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है, वेरिएबल होना का मतलब चेंज होना, बदलाव होना, है ना। तो जीन में चेंजिंग आना, जीन में बदलाव होना, और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन, दोनों का मतलब हम समझते हैं। तो सबसे पहले जीन वेरिएबिलिटी, जीन में चेंजिंग क्यों आता है, कैसे आता है, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो क्यों आएगा जीन में वेरिएबिलिटी? देखिए, इसके कई कारण हैं जीन में चेंजिंग आने के या इसको बदलने के। क्योंकि जब तक जीन में वेरिएशन नहीं आएगा, चेंजिंग नहीं आएगा, तब तक वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता, है ना। और अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं हो सकता तो वो एक्वायर्ड कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। वो ट्रांसफर कब होते हैं, जब उसके लिए जीन में चेंजिंग आ जाता है, जीन में बदलाव आ जाता है। जब तक जीन में बदलाव नहीं आएगा तब तक कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा मसल्स बिल्ड कर लिया तो वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो ट्रांसफर नहीं होगा। ट्रांसफर तब होगा जब उस कैरेक्टर के लिए चेंजिंग किस में आएगा, जीन में आएगा। तो वही हम समझने का प्रयास करते हैं कि जीन में चेंजिंग क्यों आता है, उसका कारण क्या है। तो देखिए, जीन में चेंजिंग आने के बहुत सारे कारण हैं। जीन वेरिएबिलिटी या जीन में चेंजिंग आने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण हम देखते हैं म्यूटेशन। ठीक है, आप म्यूटेशन के बारे में जानते हैं अच्छे से। क्यों होता है ये? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर या नंबर के बदलने की वजह से, या जीन में किसी तरह के चेंजिंग आने की वजह से म्यूटेशन कॉज होता है, यानी कि कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो पहला जीन में वेरिएबिलिटी आने का कारण क्या हो गया, म्यूटेशन। और म्यूटेशन के बारे में आप बड़े अच्छे से जानते हैं, डिटेल से जानते हैं। दूसरी चीजें जो है वो है हमारा रिकॉम्बिनेशन। दूसरा चीज क्या है, रिकॉम्बिनेशन। अब रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? री का मतलब बार बार, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। जैसे मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो 50% क्रोमोसोम कहां से आएगा, मदर से आएगा, और रेस्ट 50% कहां से आएगा, फादर से आएगा। यानी कि दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम मिल करके नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब जब वो नया ऑर्गेनिज्म फिर से आगे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा तो वो भी क्या करेगा, वो भी फिर से इसी तरह का रिकॉम्बिनेशन करेगा तभी। तो इस तरह से कंटिन्यू जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो होते रहता है। इसकी वजह से भी जीन बदलते हैं, जीन में चेंजिंग आता है। बात समझ में है? या फिर यहाँ पे हम ये भी जानेंगे कि जब स्पर्म बनते रहते हैं तो वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस सेल डिवीजन के टाइम, तो उसकी वजह से भी रिकॉम्बिनेशन होता है ना। तो यहाँ पे ड्यूरिंग क्रॉसिंग over in case of meiotic division, है ना। meiotic division के केसेस में जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहां पर भी रिकॉम्बिनेशन होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, इसके बाद हम थर्ड नंबर पे, तो पहला आपने देखा जीन वेरिएबिलिटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है,
म्यूटेशन, दूसरा क्या है रिकॉम्बिनेशन, और थर्ड क्या है, थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब आपको पता है क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो डिफरेंट कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म के मैटिंग से एंगल्स को प्रोड्यूस होना। बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन में हम दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच होने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ऐसे ये बहुत रेयर है कि बहुत कम होता है ऐसा, है ना, लेकिन होता है। जैसे एस और हॉर्स के बीच भी ये होता है, टाइगर और लायन के बीच भी होता है, समझ में आ रहा है? तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, दो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल के बीच मैटिंग होगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, और ऐसा होने से जो यंग वंस प्रोड्यूस होगा ना, उसमें बहुत सारे जीन वेरी कर जाएंगे, बहुत सारे जीन चेंज हो जाएंगे। तो ऐसा होने से भी इवोल्यूशन कॉज होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, मैटिंग और रिप्रोडक्शन occurs between two different species या ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, दो डिफरेंट स्पीसीज के इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बीच होगा, ठीक है। तो ये पहला जीन वेरिएबिलिटी का कारण आपने देखा म्यूटेशन, दूसरा रिकॉम्बिनेशन, थर्ड हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ हम देखेंगे, और फोर्थ वो कारण क्या होगा, फोर्थ होगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है एलिमिनेशन ऑफ जीन। अगर कोई जीन एलिमिनेट्स हो गया, हट गया, समझ में आ रहा है, तो वो जीन जिस कैरेक्टर को मेंटेन कर रहा था वो कैरेक्टर भी डिस्टर्ब होगा, वो कैरेक्टर भी चेंज होगा, वो कैरेक्टर भी बदलेगा। बात समझ में आ रही है? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन ऑफ जीन, यानी कि जीन को किसी पॉपुलेशन से गायब हो जाना, हट जाना, है ना। जैसे मान लीजिए कि नाउअडे ह्यूमन का टेल नहीं है, बट हम अगर कंपेयर करते हैं हमारे अपने ओल्ड जनरेशन से, इवोल्यूशन पढ़ते हैं, तो वहां पे हमारे ओल्ड जनरेशन में टेल हुआ करते थे। बात समझ में आ रहा है? तो वो टेल के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन था वो क्या हुआ, पूरा पॉपुलेशन से ही एलिमिनेट्स हो गया, हट गया। तो ऐसे केसेस में फिर टेल क्या हो गया, गायब हो गया। समझ में आ रहा है? जिस जीन के इफेक्ट की वजह से, या जीन जो मेंटेन कर रहा था इस कैरेक्टर को, अब वो जीन ही एलिमिनेट्स हो गया, तो क्या उसका कैरेक्टर बचा हुआ रहेगा? नहीं, उसके कैरेक्टर भी हट जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये हुआ जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम अ जीन पूल, टोटल पॉपुलेशन से ही जीन क्या हो गया, गायब हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जिसकी वजह से जीन वेरिएबिलिटी आता है। और जीन वेरिएबिलिटी इवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। क्लियर? दूसरा क्या है, नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन का मतलब, ऐसे हम इसके एग्जांपल भी इसके बाद जानने वाले हैं, है ना। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे स्ट्रगल से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब हर एक स्ट्रगल, हर एक चेंजिंग के बाद अगर ऑर्गेनिज्म अपने आप को इन्वायरमेंट के अनुसार अडेप्ट कर लेता है, अपने आप को सरवाइव करने के लिए अडेप्ट कर लेता है, अपने आप में उस तरह की चेंजिंग ले आता है, बदलाव ले आता है, बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होने से वो नेचर में सरवाइव कर जाता है, और तब हम उसे कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। बात समझ में आ रही है? इसके एग्जांपल से और ज्यादा क्लियर होगा, इसके बाद के वीडियो में हम एग्जांपल बताएंगे। तो फिलहाल नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिज्म में बेटर अडेप्टेशंस आया, अच्छे चेंजिंग आए, अच्छे बदलाव आए। जैसे मान लो कि कोई इंसेक्ट है, ठीक है, और वो इंसेक्ट का कलर येलो है, पीला है, और वो इंसेक्ट ग्रास ईटिंग है, यानी कि क्या खाता है, घास। अब घास का कलर ग्रीन होता है और इंसेक्ट का कलर येलो है या रेड है, तो ऐसे केसेस में कोई भी बर्ड्स जो है उसको आसानी से पिक कर लेगी और उसको कंज्यूम कर लेगी। ऐसे होने में ऐसे केसेस में क्या होगा, उसका सर्वाइवल काफी डिफिकल्ट होगा, यानी कि नेचर में सर्वाइव करना उसके लिए काफी मुश्किल होगा। अब देखो, अगर वही इंसेक्ट में एडेप्टेशंस आए कि वो ग्रीन कलर का हो जाए, जिस कलर का ग्रास है, जिस कलर का लीफ है, उसी कलर का वो इंसेक्ट हो जाए, तो ये बेटर एडेप्टेशंस हुआ। ऐसे केसेस में वो लॉन्ग टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि बर्ड्स के नजर में वो आएगा ही नहीं, बचा हुआ रहेगा, अपना पॉपुलेशन बढ़ाएगा, ब्रीडिंग करेगा, आराम से रह सकता है। समझ रहे हैं? तो बेटर एडेप्टेशन जिस ऑर्गेनिज्म में होता है, वो ऑर्गेनिज्म में ही नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब वो नेचर में इजीली रह पा रहा है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब होगा, जब उसमें बेटर एडेप्टेशंस आएगा, अच्छे चेंजिंग आएगा, अच्छे बदलाव आएंगे, है ना।
बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म easily selected by nature and produces more number of offspring। ठीक है, तो जो बेटर अडेप्टेड ऑर्गेनिज्म है उसको नेचर इजिली सिलेक्ट कर लेता है और वो बहुत ज्यादा मात्रा में यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल से बताया, अब वो जितना भी यंग वंस को प्रोड्यूस करके उसका कलर ग्रास के जैसा है तो इजिली वो हिडन रहेगा, दिखेगा नहीं किसी बर्ड्स को, बर्ड्स उसको खाएंगे नहीं, उसका पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा, वो आराम से पृथ्वी पे रहेगा। और कोई भी ऑर्गेनिज्म के लिए नेचर यही तो चाहता है कि वो आपका पॉपुलेशन बढ़ाते रहे, इसीलिए तो रिप्रोडक्शन कितनी ज्यादा एबिलिटी दिया है। इससे पहले की थ्योरी में आप देखे थे ना कि रिप्रोडक्शन यानी कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ता है, ज्योमेट्रिक फॉर्म में बढ़ता है, तेजी से बढ़ता है। नेचर तो हमसे यही चाहता है कि बस वो फूड कंज्यूम करे और ब्रीड करे, प्रजनन करे, अपनी संख्या को बढ़ाए। तो ये आपने देखा नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन या सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें आपने क्या देखा, इवोल्यूशन कॉज होने का मेन रीजन क्या है। पहला रीजन जीन वेरिएबिलिटी और दूसरा रीजन नेचुरल सिलेक्शन। जीन वेरिएबिलिटी क्यों होता है, म्यूटेशन की वजह से, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जिस ऑर्गेनिज्म में बेटर एडेप्टेशन आता है वो नेचर में इजीली सर्वाइव कर पाता है, रह पाता है, यंग वंस को प्रोड्यूस कर पाता है, फूड कंज्यूम कर पाता है ना, तब हम उसे कहते हैं कि वो नेचुरली सिलेक्ट हो गया या फिर उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम नेचुरल सिलेक्शन का कुछ एग्जांपल जानेंगे और उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे।